हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्वा पाठ्यपुस्तक में निहित पाठ एक खिलाड़ी की कुछ यादें, जिसके लेखक हैं केशव दत्त। आज हम इस पाठ का भाग दूसरा देखने जा रहे हैं। भाग एक में हमने देखा कि कैसे लेखक हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी का खेल देखकर इतने प्रभावित हुए कि अपने बैडमिंटन इस खेल को छोड़कर वे पूरी तरह से हॉकी के हो गए। फिर उन्होंने 1948 के ओलंपिक मैच के बारे में, ओलंपिक खेल के समय देश के हालात कैसे थे, इन सब के बारे में चर्चा की कि उसी समय भारत पाकिस्तान के अलगाव की ट्रेजेडी से अर्थात दुखद घटना से गुजर रहा था। भारत के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि लेखक को खुद अपना सब कुछ छोड़कर लेखक के परिवार को लाहौर से भारत और अर्थात मुंबई कैंप में भागकर आना पड़ा। भारतीय टीम में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जिसके घर में कोई दुखद घटना न हुई हो, अर्थात मानसिक रूप से हर कोई दुखी था। परंतु जब बात देश के गौरव की आती है, उस समय सारे खिलाड़ियों ने अपने व्यक्तिगत दुखों को बाजू में रखकर 1948 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे सभी अपनी टीम के साथ लंदन पहुंचे। लंदन के हालात भी बहुत बदले हुए थे, क्योंकि अभी अभी लंदन को भी द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा और इस विश्व युद्ध की झलकियां वहाँ के रस्तों पर, वहाँ के शहरों पर अभी भी नजर आ रही थी, क्योंकि अभी भी वहाँ के घरों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। फिर वहाँ पर टीम का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग टीम में चले गए। अब सभी को ऐसा लग रहा था कि फाइनल मैच इन्हीं दो टीम के बीच होगा, परंतु हुआ ऐसा कि भारत ने हॉलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और इधर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और अब भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होने वाला था। अब भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम के साथ होने वाला था। इस मैच को देखने के लिए इंग्लैंड की क्वीन भी स्टेडियम पर मौजूद थी। लेखक कहते हैं, हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। क्यों? इस आंसू की क्या वजह है? क्योंकि वे तो मैच जीत चुके थे, ये तो खुशी की बात थी, परंतु आंसू इसलिए थे क्योंकि भारतीय टीम ने उसी मुल्क में आकर उस टीम को हराया जिस देश की वो टीम थी। उस देश ने हमारे ऊपर 150 से अधिक साल राज किया था और जहां हमें गुलामी का सामना करना पड़ा, परंतु लेखक ये कहते हैं कि हमने अपने खेल के प्रदर्शन से ये साबित कराया कि खेल या ज्ञान की कसौटी पर कोई किसी का गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए सभी टीम के सदस्यों को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने उस टीम को उसी के घर में हराया था, अर्थात उन्हीं के देश में, उन्हीं के मैदान पर उन्हें हराया था। अब इस खुशी का एक और कारण था, क्योंकि ओलंपिक खेल में ये नियम है कि जो टीम जीतती है उस टीम का झंडा सबसे ऊंचा वहाँ पर दिखता है और साथ ही साथ उस देश का राष्ट्रगान वहाँ पर बजाया जाता है। तो पहली बार स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान जन गण मन विश्व स्तर पर बजा। ये सभी खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात थी। गर्व इस बात का ये सब कुछ इंग्लैंड में हुआ था। इससे बड़ा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। इस एक खुशी के मिलने से सारे खिलाड़ी अपने सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वह क्या कर सकता है। परंतु लेखक ये कहते हैं कि मुझे अफसोस है, अर्थात दुख है, कि उसके बाद हॉकी का स्तर अर्थात दर्जा गिरा है। गिरावट सिर्फ हॉकी में ही नहीं, कई खेलों में है। कुल मिलाकर
टीम गेम की हालत खराब हुई है। यहाँ लेखक ये बात कर रहे हैं कि जो खेल टीम में खेला जाता है, उन सभी खेलों की जो भारत जिसमें अपना प्रतिनिधित्व करता है, उन सभी खेलों में भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो चुकी थी। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद उस खेलों के लिए अच्छे कोच नहीं हैं, उपलब्ध सुविधाओं का अभाव है। इन सारे वजहों के कारण टीम खेलों की हालत भारत में आने वाले समय में कुछ अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ लेखक ये कहते हैं कि व्यक्तिगत खेलों में जरूर भारत ने सफलताएं पाई है, जैसे विश्वनाथन आनंद है जिन्होंने चेस में अपना नाम ऊंचा किया और साथ साथ देश का भी, सानिया मिर्जा है, लेकिन उन्हें ऊपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया। सिस्टम अर्थात व्यवस्था, कोई व्यवस्था काम नहीं आया। यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है। अर्थात लेखक यही कहना चाहते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ है, अर्थात जो खेल विभाग है, खेल मंत्रालय है, वहीं से कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था में जो गड़बड़ी आई है, जो सपोर्ट भारतीय टीम को, अलग अलग खेलों के टीम को सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं उनको चाहिए थी वो उपलब्ध अगर होती तो शायद सारे खेलों में भारत हमेशा आगे रहता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इन सभी सिस्टम में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे ठीक करना होगा। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को कम से कम बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। जैसे वो उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि आपको अगर हॉकी खेलना है तो हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ, ये हॉकी के खेल के लिए लगने वाली एक साधन है, ये चाहिए। परंतु हमारे मुल्क में ऐसे कई जगह हैं या ऐसे कई कितने ऐसे हॉकी के एकेडमी हैं जहां पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस बात का लेखक को अफसोस है। अब लेखक अपने भूतकाल में फिर से जाते हैं, उस समय में जहां भारत पर अंग्रेजी शासन था, और उस समय की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत ज़रूरी था। तब खेलना उतना ही ज़रूरी था जितना पढ़ना, लेकिन यह सब कुछ बदला और आने वाले समय में खेल खास जगह नहीं पा सका। हाँ, कुछ उस सोच में बदलाव ज़रूर आया कि जो सोच थी कि खेलना पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है तो पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। इस सोच में बदलाव तो आया, लेकिन लेखक कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है। अगर इस सोच को बदलना है तो हर स्कूल में मैदान ज़रूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में हर जगह पर घर, बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं और खेल के मैदानों की संख्या कम होती जा रही है। जबकि लेखक ये चाहते हैं कि भले ही आबादी बढ़े, परंतु उसका परिणाम खेलों की जगह खत्म होने पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लेखक ये कहते हैं कि हमारे समय में कोचिंग ज़रूर आज जैसी नहीं थी। जैसे आज हम देखते हैं कि प्रत्येक खेल के लिए उस खेल का कोच उपलब्ध होता है, वो कोच उस खेल में माहिर होता है और वही सारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है। परंतु लेखक ये कहते हैं कि हमारे समय में कोचिंग यह कोच के द्वारा नहीं होती थी, बल्कि टीम के जो सीनियर खिलाड़ी थे वही एक तरह से कोच होते थे। वही आने वाले नए खिलाड़ियों को खेल के बारे में जानकारी देते थे, उनका अभ्यास करवाते थे और एक तरह से उन्हें ट्रेन भी करते थे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फ़ायदा हुआ है? अर्थात आज हमारे पास कोचेस हैं, सुविधाएं हैं, नई नई तकनीक है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कई हमारे ऐसे खेल के खिलाड़ी हैं जो कोचिंग के लिए अपने देश के बाहर भी जाकर कोचिंग लेते हैं। परंतु क्या इन सारी सुविधाओं का फायदा उस खेल को हुआ है या हमारे देश को हुआ है? ये सोचने वाली बात है। लेखक कहते हैं कि हमारे समय में
भले ही आज की तरह नई नई तकनीक का उपयोग खेलों में नहीं किया जाता था, ना सुविधाएं थी, ना अच्छे कोच थे, परंतु हम सभी खिलाड़ियों में जो एक बात थी जो हमें हमेशा खेल में जीत दिलाने के लिए काफी थी, और वो थी जज्बा। इसलिए लेखक ये कहते हैं कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। जज्बा अर्थात कुछ करने की भावना, जोश, उत्साह। ये जो भावना जब तक खिलाड़ियों में नहीं होगी तब तक कोई भी खिलाड़ी अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। और इसी चीज का अभाव लेखक को आज के खिलाड़ियों में दिखाई देता है, और जिसके कारण खेल जगत में भारत में बहुत कम अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया है। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि शूटिंग में भारत ने तरक्की की है, क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हैं जिनमें सबसे आगे थे। सोचने वाली ये बात है कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, और जहां भारत ने इस खेल में अपना प्रदर्शन करना शुरू किया था तब भारत की टीम विश्व की सबसे बेहतरीन टीम थी। परंतु समय के साथ हॉकी की तरफ देश का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, न खिलाड़ियों ने हॉकी को अपने खेल के रूप में अपनाया, न सरकार, न खेल मंत्रालय, इन सभी ने हॉकी इस खेल की तरफ अनदेखा किया, जिसका परिणाम आज हम या हमारी टीम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़ गई है जिनमें सबसे आगे थी। जिनमें आगे आए हैं वहां सबसे आगे नहीं है। इसलिए लेखक को इस पाठ के माध्यम से हम तक यही पहुंचाना है कि अपने देश के खेलों के प्रति हमेशा हमें एक सम्मान की भावना रखनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रत्येक खिलाड़ियों को अपने खेल के प्रति, चाहे वो कोई भी खेल खेले, जज्बा बहुत जरूरी है। बिना जज्बे के आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। पाठ के लेखक देश के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक श्री केशव दत्त जी 1948 और 1952 के भारतीय ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे, और इस समय वे कोलकाता में रहते हैं। चलिए, पाठ पर आधारित ये प्रश्न आपको करने हैं। पता लगाओ कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, साथ ही साथ मैदान का आकार कैसे होता है, इस खेल के लिए आवश्यक क्या क्या साधन खिलाड़ियों को लगते हैं, इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं, और इस खेल से संबंधित पुरस्कार। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसी प्रकार का एक टेबल बनाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर उसमें भरना है। इन दो प्रश्नों को भी आपको लिखना है। इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? अगला प्रश्न, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है, यह जज्बा क्यों जरूरी है? आशा करती हूँ कि आप इन दोनों प्रश्नों को, और जो पहला प्रश्न है हमने दिया था वो टेबल बनाने का, वो सारे प्रश्न आप अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।